अच्छा, तो ये मतलब अच्छा, तो गलत बात है, ये तो जाते थे साले स्टूडियो के साथ। अरे क्या कमेंट कहाँ भाग गए? हम्म? ये तो हमारा फेवरेट बैच है, तुम इसी के कमेंट उड़ा दे रहे हो यार। आ जाएंगे ना आगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत नमस्कार। मनीष रामपाल, विजय चौहान, शुभम कुमार, मनोज ओलई, नए नए से नाम देख रहा हूँ यार आज मैं। क्या हो भाई, ये बच्चे आते नहीं है रेगुलर क्लास में या लेट? इन्होंने बैच ज्वाइन किया। गजाला, फिरदौश, नीतीश, राजन। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश से और शे में कि जब बोला जाए क्लास में भी वो सही से निकले ना। थोड़ा सा ये दिक्कत है अपने साथ, से और शे एक ही हो जाता है। तो खासतौर से जो उर्दू के शब्द हैं ना, कई बार वो जय और जय वो सही बोलने में दिक्कत आती है। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं आजकल। हम्म, तो अगर आप सभी मुझे देख पा रहे हैं अच्छा, ये आज क्या ना, इस वाले स्टूडियो में ना वो साथ में सर नेम भी आ रहे हैं। तो डेली जब मैं घर से क्लास लेता हूँ तो उसमें खाली मनोज नाम दिखता है, और ये मनोज पोलई आज पूरा दिख रहा है। शायद इस वजह से लगा कि ये बच्चा नया सा नाम है ना। बहुत सारे बच्चों जैसे राजन वर्मा जिन्होंने पूरा नाम लिखा है ना, पूरे नाम भी दिख रहे हैं। तो पीछे का पूरा क्लास हो गया मेरा, इसलिए आज ऑनलाइन है। बढ़िया, चलो। अच्छा, कल की क्लास में हम प्लेन मिरर के बारे में कुछ बातें पढ़ रहे थे। अब इस प्लेन मिरर में हम एंड से में चलते हैं, ठीक है? इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो, एक क्वेश्चन बेटा मेरा आपसे। ये मैंने यहां पर दो मिरर लिए, और अभी तक हमें पता है, ठीक है विजय, अगर बेटा मेरे पास एक मिरर हो, एक दर्पण हो, और उसके सामने एक वस्तु हो, तो हमें पता है कि एक ही मिरर है तो एक ही इमेज बनेगी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे दो मिरर हैं, और ये दोनों मिरर हैं 90 डिग्री के एंगल पर। अगर मैं इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, कोई वस्तु अगर मैं इनके बीच में रख दूं, तो आपको बताना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर हों और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रख दी जाए, तो उसकी कुल कितनी इमेज बनेगी अगर मिरर 90 डिग्री के एंगल पर है तो। थैंक यू राजेश जी। विजय कह रहा है रेडियो ऑपरेटर के बाद आए हैं। अच्छा, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अगर दो मिरर, पंकज कह रहे नहीं दिख रहा है, बाकी की तो क्लास शुरू हो गई है। ऐसा मत बोलो भाई, आज तो मैं वैसे भी महंगे वाले स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। हाँ, एक दो बच्चों मेरे पास आंसर आया, सवम सवनम कुमार का। देखो बेटा, अगर हमारे पास दो मिरर हो 90 डिग्री के एंगल पे, तो टोटल बनेंगी तीन इमेज। देखो, एक इमेज बनेगी इस वाले मिरर की वजह से, आप इसके जितना आगे खड़े हैं इमेज बनेगी उतना ही पीछे। एक इमेज तो ये हो गई इस वाले मिरर की वजह से, एक बनेगी इस वाले मिरर की वजह से, आप जितना आगे खड़े हैं इमेज बनेगी उतना ही पीछे। एक इमेज ये हो गई। एक बेटा जहां पे दोनों मिरर मिल रहे हैं उससे आप जितना आगे हैं एक इमेज बनेगी ठीक उतना ही पीछे, टोटल बनेंगी तीन इमेज। तो अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हो तो टोटल तीन इमेज बनती है। इसे हम करते क्या है, जैसे दो मिरर जहां पर मिल रहे हैं ना, इसे हम सेंटर मानकर एक कंप्लीट सर्कल बना लेते हैं। अभी देखो, जो सर्कल है, अभी इसे हम कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं। अगर ये मिरर जो है दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है, तो इस सर्कल को हम चार हिस्सों में तोड़ सकते हैं। भाई 360 होता है ना टोटल एंगल, सर्कल के द्वारा सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर दो मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, तो 90-90 के हम चार टुकड़े बना सकते हैं। तो एक टुकड़े के अंदर तो वस्तु रहेगी और बाकी तीन टुकड़ों के अंदर आपको इमेज बनेगी, है ना। इसकी सरकमफ्रेंस पे तीन इमेज बन जाएंगी। तो अगर मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो हम एक जहां पे दोनों मिरर मिल रहे हैं उससे एक सेंटर मान के एक सर्कल मैंने खींच लिया। तो 90 डिग्री का एंगल था, तो 90-90 के हमने चार टुकड़े बना दिए। तो एक टुकड़े में तो वस्तु है, बाकी इस 90 डिग्री वाले टुकड़े में, एक टुकड़े में, एक टुकड़े में, ये इन तीन में इमेज बन जाएगी। तो टोटल इमेज बनेगी तीन। एक में तो वस्तु है ही और इमेज बन रही है तीन। लेकिन ऐसे ही अगर मान लो कि मेरे पास दो मिरर हो, वो 60 डिग्री के एंगल पर हो, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, 60 डिग्री का एंगल है दो मिरर के बीच में, तो पूरा सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल के सेंटर बनेगा 360 डिग्री का एंगल।
तो 60-60 के 6 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक हिस्से में वस्तु होगी, 5 में इमेज बन जाएगी। पर ऐसे करने से बढ़िया हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा हम फॉर्मूला डिजाइन कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस प्रतिबिंबों की संख्या, इसे लिखते हम कैपिटल एन से, नंबर ऑफ इमेजेस को। और नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है n इजकल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मूला बेटा हमेशा वैलिड नहीं है, इससे कुछ कंडीशन है वो हमें ध्यान रखनी होगी। तो दो मिरर के बीच में अगर थीटा एंगल हो, इसे मेरे पास दो दर्पण है, अगर उनके बीच में थीटा एंगल है, इसे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी दे सकता है, तो नंबर ऑफ इमेज बनती है 360 बाई थीटा माइनस 1। यहाँ पे थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण, दो दर्पणों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला देखो कब वैलिड होगा, इसे ध्यान रखना। ये फॉर्मूला हमारा तभी काम करता है कि दो मिरर के बीच का एंगल थीटा तो है, ठीक है, पर जो ऑब्जेक्ट इन दोनों मिरर के बीच में रखा हुआ है ना, वो ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैं मिरर के बीच में जो एंगल है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कर लूं, इसका कोण दुभाजक कर लूं, यानी इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ लूं, दो बराबर हिस्सों में, ये बेटा मेरा एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है। तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर, यानी कि जितना एंगल नीचे बन रहा है ठीक उतना एंगल बनना चाहिए ऊपर, यानी कि सिमेट्रिक केस होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट से जितना एंगल ये वाला मिरर बना रहा है उतने एंगल ये वाला मिरर भी बनाए। तो ये फॉर्मूला हमारा वैलिड होता है सिमेट्रिक केस के लिए, समरूपता के लिए, सिमेट्रिक केस के लिए, समरूपता के लिए। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन के ऊपर, कोण दुभाजक वाली लाइन के ऊपर होना चाहिए, यानी कि जितना एंगल जो है नीचे बन रहा है ठीक उतना ही एंगल ऊपर भी बनना चाहिए। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा हुआ है तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला 360 बाई थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूले को सोल्व करने के बाद में अगर आपका इवन नंबर आए, 2 4 5 6 8 आए तो वो भी सही है। नंबर ऑफ इमेज इवन नंबर भी हो सकती है सिमेट्रिक केस में, और ओड नंबर भी हो सकते हैं, विषम संख्या भी हो सकती है, 1 3 5 7। नहीं, जब मेरा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा होगा तो 360 बाई थीटा माइनस 1 मेरे पास एकमात्र फॉर्मूला यही है, सोल्व करके चाहे इवन नंबर आए चाहे ओड नंबर आए, जो भी आएगा वही आपको आंसर बताना है। इसमें इवन ओड का कोई पंगा नहीं होता। तो मान लो कि 60 डिग्री का एंगल दे रखा है तो इसे ऐसे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 60 डिग्री का एंगल दे रखा है 360 बाई 60, 6 माइनस 1 आंसर आ गया 5, 90 दे रखा है तो 90 चौक 360, 4 माइनस 1 आंसर आ गया 3, है ना। ऐसे मान लो कि आपको दे रखा है 40, 40 से भाग करेंगे 9 माइनस 1 8। तो इवन नंबर आए ओड नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक केस में इवन ओड कोई भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जांपल नंबर 1 है, अगर एंगल जो है मिरर के बीच में वो 90 डिग्री का हो तो कितनी इमेज बनेगी, फॉर्मूले की हेल्प से देखेंगे। लेकिन बेटा पेपर में सीधे सीधे ये नहीं बोलेगा आपसे कि दो मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, वो बोलेगा कि दो दर्पण जो हैं वो आपस में समकोण पर हैं। ये आपसे कहेगा कि दो दर्पण जो है वो लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो आपसे कहेगा कि टू मिरर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लंबवत कहेगा वो, 90 डिग्री सीधे नहीं बोलेगा। तो परपेंडिकुलर लंबवत का मतलब आपको पता ही है कि 90 डिग्री होता है। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी, 360 बाई 90 माइनस 1, 90 से भाग करेंगे 4 में से गया, आंसर आएगा 3। ये हमारा सही हो गया। दूसरा, अगर आपसे कह दे कि दो मिरर जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, 360 बाई 60 माइनस 1, तो 60 से भाग करेंगे 6 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 5। तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है।
ये इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को रटा पड़ा होगा पहले से ही। अगर मैं आपसे कहूं कि दो मिरर है मेरे पास में और ये दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं या आमने सामने की दीवार पर है, तो आमने सामने की दीवार पर जो मिरर होंगे बिल्कुल पैरेलल होंगे। मिरर्स एट अपोजिट वॉल, आमने सामने की दीवार पर। तो इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उससे कुल कितनी इमेज बनेगी? मिरर्स एट अपोजिट वॉल यानी कि पैरेलल मिरर, समानांतर दर्पण। ये बहुत आता है पेपर में, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इनमें। अगर दो मिरर आमने सामने की दीवार पर हो, भाई प्रियो सर देखो मैंने उसमें कितना आएगा, ज्यादा नहीं आता स्टेनो में ना, साइंस जीएस के गिने चुने क्वेश्चन होते हैं। देखो दो मिरर बेटा अगर आमने सामने की दीवार पर हैं, यानी एक मिरर इस वाली दीवार पे एक इस पे, तो बिल्कुल पैरेलल खड़े हैं, समानांतर। तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री का। तो 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 -1। 0 से भाग करेंगे तो अनंत आएगा, अनंत में से ये घटाओ नहीं घटाओ अनंत ही बनेगा आंसर। तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी इनफाइनाइट, अनंत। अगर दो मिरर एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने पैरेलल खड़े हो तो नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट, अनंत बनती हैं। आपने देखा भी होगा कई बार, एक मिरर मान लो इस वाली दीवार पे लगा हुआ है, एक इस पे लगा हुआ है, और आप बीच में खड़े हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको मिरर में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने ऐसा इंसान दिखता है, लगातार ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसमें दिखेगा। आप इसे कई बार होटल वगैरह की जो काफी मान लो कि बहुत हाई राइजिंग बिल्डिंग में कोई होटल है, बहुत वो जो होटल है बहुत बड़ा है, उसमें लिफ्ट लगी हुई है, तो वो लिफ्ट में क्या करते हैं ना, अपनी लिफ्ट में दो मिरर पैरेलल लगा देते हैं, ताकि उनका कस्टमर जब फर्स्ट फ्लोर से 10वें फ्लोर तक जा रहा हो, 8वें फ्लोर पे जा रहा हो, तो उस दौरान भी वो बोर ना हो। वो जब अपने आप को ऐसे देखेगा एक के बाद एक के बाद उसकी इमेज दिखती चली जाएंगी, तो वो उतना समय भी उसका ऐसे ही मतलब इंटरेस्टिंग चीजों में ही निकल जाए, बिल्कुल कंफर्ट फील करे। 5 स्टार होटल तभी तो है वो। तो दो मिरर अगर बिल्कुल पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे, तो एक के बाद आपको इमेज दिखेगी। हाँ, जैसे सैलून में अगर आप कभी जाओ तो सैलून में होता है ना कि एक मिरर आपके सामने एक पीछे है, एक के बाद एक के बाद एक इंसान दिखते हैं सैलून में। तो सैलून में हल्के से मिरर थोड़ा टिल्ट होते हैं, वो लगभग 20 डिग्री के एंगल पे। तो 20 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी 17, यानी काफी सारे लोग आपको एक के बाद एक के बाद एक दिखेंगे। तो थोड़ा सा एंगल रहता है सैलून के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया अगर दो मिरर आमने सामने की दीवारों पर हो, दो मिरर पैरेलल हो। अब ये क्वेश्चन इतनी बार आता है कि बच्चे ने रट लिया कि जब भी दो मिरर आएंगे तो अनंत पर टिक लगाएंगे। भैया अनंत आंसर केवल तभी है जब मिरर पैरेलल है। अगर वो परपेंडिकुलर कह देगा तब अनंत पर टिक मत लगा देना, तब आंसर 3 है। एंगल 60 डिग्री का तो 5 है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा अगर इसमें हो बेटा एसिमेट्रिक केस, असमरूपता हो, असमरूपता, देखो एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि दो मिरर है हमारे पास में, इनके बीच का एंगल है थीटा, लेकिन दोनों मिरर जो है ना, इनमें से ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है कि एक यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, एक मिरर के तो नजदीक है और एक से बहुत दूर है। अगर एसिमेट्रिक केस हो, असमरूपता हो, तो नंबर ऑफ इमेज का बेटा जो फॉर्मूला है वो 360 बाई थीटा, ये भी ठीक है, और 360 बाई थीटा -1 ये भी सही है। अगर दोनों ही सही है तो भाई फिर तो आंसर 2 आएंगे। इस वाले से अगर आंसर 5 आया तो इससे तो 4 आएगा, इससे 3 आया तो इससे 2 आएगा। अब यहां समझना बेटा, एसिमेट्रिक केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती है ना आपकी, वो हमेशा बनती है ओड नंबर, विषम संख्या। इसमें इवन नंबर ऑफ इमेज नहीं बनती, जो प्रतिबिंबों की संख्या आती है वो ओड नंबर आती है। तो सबसे पहले जब एसिमेट्रिक केस होगा तो आप पहले 360 बाई थीटा लगाएंगे और 360 बाई थीटा को सोल्व करके देखेंगे नंबर क्या आ रहा है। अगर सोल्व करने के बाद आ गया इवन नंबर, सम संख्या आया, तो फिर आप उसमें से एक घटा के ओड नंबर आ जाएगा, वो आपका आंसर होगा। लेकिन आपने 360 बाई थीटा सोल्व किया और आपके यहाँ विषम संख्या ओड नंबर आ गया, 9 आ गया जैसे, तो फिर आप उसमें से एक घटाएंगे नहीं, उस 9 को ही आंसर बोल देंगे। यानी 360 बाई थीटा से अगर आपको ओड नंबर मिल गया तो बस यहीं पर रुक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन यहां से अगर इवन नंबर मिला तो एक घटा के उसका ओड बना लेंगे। जबकि ये वाला नाटक जो है हमें सिमेट्रिक केस में नहीं करना, या इवन आए ओड आए हमें मतलब ही नहीं है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। उस एक फॉर्मूले से 2 आ जाए तो भी ठीक, और 10 आ जाए तो भी ठीक, और 13 आ जाए तो भी ठीक। यानी कि अगर पेपर में सिमेट्रिक केस है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, इवन ओड वाला पंगा जो भी आ जाएगा वही हमारा आंसर।
लेकिन जब एसिमेट्रिक केस होगा तो पहले 360 बाई थीटा लगाएंगे, अगर विषम संख्या मिल गया वहीं रुक जाएंगे, विषम नहीं मिला तो एक घटा के विषम बना लेंगे, वो हमारा आंसर बनेगा। जैसे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उससे आपको ज्यादा बड़े समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि दो मिरर जो है उनके बीच में 40 डिग्री का एंगल है, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? एसिमेट्रिक केस है, असमरूपता है, समरूपता, तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे बताओ? टॉपिक वो चल रहा है, ऑप्टिक्स से चल रहा है, वही कंटिन्यू रहेगा। भाई क्या हो रहा है देखना, फिर ये गायब हो जा रहा है, फिर नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहे हैं। पहले ब्लिंक करके कुछ देर में आ भी रहे थे। मोजिला में चला है ना आज तो, उसमें तो चल ही नहीं रहे हैं ना। देखो अब आप कहेंगे सर एसिमेट्रिक केस है, तो एसिमेट्रिक केस में हम पहले क्या करते हैं? 360 बाई थीटा लगाएंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है? 40, भाग क्या कितना आ गया? 9, तो 9 तो ओड नंबर है, बस यहीं रुक जाएंगे, अब ये घटाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर 9 आएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं आपसे बोल दूं कि दो मिरर जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे हैं, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? और इस बार एसिमेट्रिक केस है, एसिमेट्रिक, असमरूपता है, तो आप क्या करेंगे? पहले 360 बाई थीटा लगाएंगे, थीटा की वैल्यू कितनी? 90, तो भाग करा 4, लेकिन 4 तो इवन नंबर है, तो एक घटा के आंसर आ जाएगा हमारा 3। यानी कि अगर बेटा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो, अगर सिमेट्रिक केस हो, तो सीधे हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास आंसर 3 आया। 90 डिग्री में एसिमेट्रिक हो तो भी आंसर हमारा वही आ रहा, 3 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल दूं कि दो मिरर जो है 60 डिग्री के एंगल पे हैं, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? तो 360 बाई थीटा लगाएंगे पहले एसिमेट्रिक केस में, एसिमेट्रिक केस की बात कर रहा हूं मैं, असमरूपता की, तो कितना है? 6, 6 इवन नंबर, एक घटा के 5 बना लो। यानी कि अगर आप एक चीज ध्यान दें, इस 90 और 60 डिग्री में अगर आप ध्यान दो, 90 डिग्री अगर एंगल है, नंबर ऑफ इमेज 3 आई सिमेट्रिक केस में, एसिमेट्रिक में भी 3 आई, 60 डिग्री में 5 आई, वहां पर भी 5 ही आई। तो पेपर में जनरली वो क्या करता है, वो ऐसा एंगल उठाता है कि जहां पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में सेम ही आंसर आए। तो छोटे लेवल के जो पेपर होते हैं ना अपने एसएससी टाइप के या रेलवे टाइप के, उसमें क्या करता है कई बार वो बताता ही नहीं कि सिमेट्रिक केस है कि एसिमेट्रिक केस है, बस इधर बोल देगा दो मिरर है 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि आप कोई सा भी केस मान के चलो आंसर सेम ही आ रहा होगा, वो ऐसा एंगल ही चूज करेगा कि दोनों जगह आंसर सेम आए। मिरर पैरेलल है, आंसर अनंत, अनंत में से एक घटाओ नहीं घटाओ आंसर अनंत ही है। तो इसलिए 3 ही फेमस केस पूछता है नॉर्मली पेपर में, मिरर 90 डिग्री पे है तो 3 इमेज बनेंगी, 60 पे है तो 5 और पैरेलल है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। तो आप सिमेट्री मान लो चाहे एसिमेट्री मान लो, लेकिन जब ऐसा हो कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल लिया था, यहाँ 40, तो भाग करा है तो यहाँ पे 9 आया एसिमेट्रिक केस में। अगर मैं 40 डिग्री का एंगल यहां ले लेता सिमेट्रिक केस में, तो सिमेट्रिक केस में तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, 360 बाई थीटा -1, तो भाग करके यहाँ पे कितना था? 9 में से गया, यहाँ पे तो 8 आंसर आ जाता है, यहाँ पे तो इवन और कोई भी आंसर आ सकता है। तो जब ऐसा हो कि सिमेट्रिक केस में आंसर अलग आए और एसिमेट्रिक केस में आंसर अलग आए, तब वो फिर बताएगा कि भाई दो मिरर के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ किस तरीके से रखा हुआ है, फिर वो क्लियरिटी देगा। तो अगर अभी कभी आपको पेपर करते समय अगर ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक वाला ना मिले, तो समझ जाना कि नॉर्मली उसने वही चूज किया है जिसमें दोनों में आंसर सेम आ सकता है। अदरवाइज फिर इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, उसने क्लियर नहीं बताया है। तो सिमेट्री में 360 बाई थीटा -1 एक ही ऑप्शन है, आंसर कुछ भी आए, इवन आए ओड आए, वही हमारा फाइनल आंसर। लेकिन एसिमेट्रिक केस में पहले हम 360 बाई थीटा से देखेंगे, अगर ओड आ गया वहीं रुक जाएंगे, ओड नहीं आया तो एक घटा के उसका ओड नंबर बना लेंगे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये पहले एक बार बताओ मुझे, ये हाँ या ना? क्या हुआ? 1 मिनट में कह रहे थे? अच्छा क्लास तो चल रही है ना? ये बड़ी समस्या हो गई भाई, आप लोगों के कमेंट नहीं आ पा रहे मेरे पास, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया। हाँ वो ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है ना।
चलो 2 मिनट वेट कर लो भाई, तब तक मैं मान लेता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें अगले पे चलते हैं, लास्ट की तरफ। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये मैंने एक ऑब्जेक्ट देखा और ये मुझे नीले रंग का दिख रहा है, ब्लू कलर का, तो मुझे नीला ही क्यों दिख रहा है, ये मुझे हरा और पीला क्यों नहीं दिखा? आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें दिख ही क्यों रहा है। भाई हमें क्यों दिख रहा होगा? ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट टकराई और वो लाइट टकराने के बाद अगर हमारी आंख तक पहुंच जाए तो हमें वो वस्तु दिखने लगती है। तो अगर किसी वस्तु पे प्रकाश टकराकर वो प्रकाश अगर हमारी आंख तक पहुंच जाए तो हमें वस्तु दिखेगी। अब इसके ऊपर लाइट टकरा के हमारी आंख तक पहुंची तो इसलिए हमें दिख रहा है। लेकिन बेटा इसके ऊपर जब लाइट टकराई होगी तो जो व्हाइट लाइट होती है, सन की लाइट या बल्ब की लाइट, व्हाइट लाइट, इस व्हाइट लाइट में होते हैं 7 कलर, विबग्योर। जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट टकराई होगी तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया होगा कि सारे कलर इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए होंगे, सारे के सारे कलर। लेकिन जैसे इसके ऊपर नीला कलर टकराया होगा तो इसने नीले को कर दिया होगा रिफ्लेक्ट, परावर्तित। अगर ये वस्तु नीले को रिफ्लेक्ट कर रही है तो नीला हमारी आंख में पहुंचेगा, इसलिए हमें नीली दिख रही है। तो कोई भी वस्तु हमें उसी ही रंग की दिखाई देगी जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है। अगर कोई वस्तु हरे रंग को रिफ्लेक्ट करेगी, हरे को परावर्तित करेगी, तो हरा हमारी आंख में पहुंच जाएगा। हाँ, कमेंट आ रही है, ठीक है। तो बेटा अगर कोई वस्तु हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर रही है, हरे रंग को परावर्तित कर रही है, तो हरा हमारी आंख में पहुंच गया, तो हमें हरी दिखेगी। कोई वस्तु लाल रंग को परावर्तित करे, लाल को रिफ्लेक्ट करे, तो लाल ही हमारी आंख में पहुंचेगा, तो लाल रंग की दिखेगी। बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं पेपर में, एक वस्तु हरे रंग की दिख रही है और पहले ऑप्शन पता क्या चिपकाएगा, वो वस्तु हरे रंग की इसलिए दिख रही है क्योंकि वस्तु हरे को एब्जॉर्ब कर लेती है। सबके कमेंट आ रहे हैं, अब दिख रहे हैं, अभी कमेंटबाजी मत करो, सबके दिख रहे हैं। तो अगर वो क्या बोलेगा कि एक वस्तु हरे रंग की इसलिए दिख रही है क्योंकि हरे को एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेती है। बच्चे सोचते हैं अच्छा ये वस्तु तो हरे को एब्जॉर्ब कर रही है, इसके अंदर तो हरा थोक के भाव में भरा पड़ा है, इसलिए हरी दिख रही है। अरे भाई, जो रंग वस्तु ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो अवशोषित कर लिया वस्तु ने, वो तो आपकी आंख तक पहुंचा ही नहीं, तो उस रंग की नहीं दिखाई देगी। जो भी कलर एब्जॉर्ब किया जाएगा, वस्तु के अंदर घुस गया, वो हमारी आंख तक पहुंचा नहीं, तो वस्तु में दिखेगा ही नहीं, वो रंग दिखेगा ही नहीं। वस्तु जिस रंग को रिफ्लेक्ट करे, जिस रंग को परावर्तित करे, वो परावर्तित प्रकाश हमारी आंख में पहुंचेगा, तो उस रंग की वस्तु दिखेगी। अगर कोई वस्तु दो रंग को रिफ्लेक्ट करती होगी तो उन दोनों का दिखेगा, है ना। हाँ, असमरूपता में आंसर विषम संख्या आएगा। तो रोहित पहले आप क्या करेंगे, 360 बाई थीटा को सोल्व करो। विषम आ गया वहीं रुक जाओ, विषम नहीं आया, ओड नहीं आया तो एक घटा लेना। लेकिन ये विषम वाला और सम वाला पंगा केवल असमरूपता वाले केस में है। समरूपता में तो एक ही फॉर्मूला है, उससे जो भी आ गया वही हमारे लिए भगवान का प्रसाद, और उसे प्रसाद समझ के उसी पर टिक लगा देंगे। 2 आए, 3 आए, 5 आए, वहां पे कुछ पंगा नहीं करना हमें समरूपता वाले केस में। ठीक, तो अगर कोई आपसे कहे कि वस्तु नीली दिख रही है तो नीले को रिफ्लेक्ट किया होगा, हरी दिख रही है तो हरे को रिफ्लेक्ट किया होगा। अच्छा, मैं आपसे बोल दूं कि एक वस्तु मुझे दिख रही है काले रंग की, ब्लैक, तो कोई वस्तु मुझे ब्लैक कब दिखती है? कोई वस्तु हमें ब्लैक कब दिखती है? ब्लैक के लिए क्या करती होगी भाई? लाल रंग की वस्तु दिख रही है तो लाल को रिफ्लेक्ट कर रही है, लाल को परावर्तित। नीली जो दिख रही है वो नीली को रिफ्लेक्ट कर रही है ना। तो कोई वस्तु अगर मुझे काली दिख रही है तो काली वस्तु क्या करती होगी? प्रिंस भगत बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। सर अगर डिवाइड करने में फ्रैक्शन आ जाए, तो वैसे फ्रैक्शन वाला आपके में आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए ना तो फ्रैक्शन वाले में ऐसा करना होता है, जो भी जैसे आपकी वैल्यू आई, जैसे ही वैल्यू आई आपकी फ्रैक्शन वाले केस में, मान लो कि 8.2 मान लो वैल्यू आ गई आपकी, सोल्व किया आपने, 8.2 आ गया, है ना, फ्रैक्शन वाले केस में। तो फिर इसे हमें इस वैल्यू को लिखना पड़ता है 2n प्लस माइनस f की फॉर्म में। और जो f की वैल्यू है ना, वो ध्यान रखना, वो 1 से कम होनी चाहिए। जैसे 2n की फॉर्म में लिखना है तो 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 चौक 8 प्लस 0.2, है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो मैंने ऐसे लिख लिया। तो जो भी मेरे पास में ये नंबर आएगा, ये जो नंबर बनेगा, यानी कि जो पूरा इंटीजर बनेगा, पहले से मैं क्या करूंगा, 2n प्लस माइनस की फॉर्म में लिख लूंगा, और जो भी मेरे पास में इंटीजर वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर हो जाएगा 8, यानी कि नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी 8। अगर मान लो मैंने आया मेरे पास 7.8, तो लिख लो 2 चौक 8 माइनस 0.2, है ना। तो ये इधर याद रखना कि f की वैल्यू जो है वो 1 से कम होनी चाहिए। ये कंप्लीट जो इंटीजर आया, नंबर ऑफ इमेज 7.8 में भी कितनी हो गई, 8 हो गई, और 8.2 में भी कितनी हो गई, 8 हो गई। तो फिर आपको 2n प्लस माइनस f की फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब ऐसा मान लो कि ये हो गया मेरे पास में n की वैल्यू होगी 9.2,
तो इसे ऐसा मत कर देना कि 2 चौक 8 प्लस 1.2, ये वैल्यू 1 से कम रखनी है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 2 पंजे 10 माइनस 0.8, तो 9.2 बन जाएगा। तो जो पूरा इंटीजर जो आया ये 10, ये नंबर ऑफ इमेज 10 बन जाएंगी। पर ये पूछता नहीं है हमारे इसमें ना, ये थोड़ा सा ना, मैंने पहले बताया कि निट जेई वगैरह के पेपर में ज्यादा पूछता है। ये मैं अपने पिछले 8-10 साल से पढ़ाने के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि जनरल साइंस वगैरह में नहीं आते इस तरह के क्वेश्चन। कि मान लो अगर कभी आपने नंबर ऑफ इमेज में सोल्व किया और आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही हो, तो सब 2n प्लस माइनस एफ की फॉर्म में लिखेंगे। तो n का मतलब यानी कि 2 के गुणा में लिखना है इसे, तो 2 चौक 8 हो गया, और ये 0.2 यानी कि 2 चौक 8 प्लस 0.2। तो याद रखना कि जो ये आपकी ये वैल्यू आई ना, ये f जो आया ये इसकी फॉर्म में ये 1 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो जो पूरा इंटीजर बनेगा 8, ये मेरा आंसर हो गया। 7.8 को क्या लिख सकता हूँ 2 चौक 8 माइनस 0.2, तो पूरा 8 मेरा आंसर हो गया, है ना। ऐसे लिखा है यहाँ पे कि 9.2, 2 चौक 8 प्लस 1.2 नहीं लिख सकते, ये वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो 2 पंजे 10 माइनस 0.8, तो ये 10 आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से एफ जो है वो ये वैल्यू है जो दो, जैसे आपने से 2 के मल्टीपल में लिखने के बाद में जो आएगा ना, ये जो ये एफ की वैल्यू है, ये जैसे यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 0.2 आई ना, वही से 8.2 को आपको लिखना है 2n की फॉर्म में लिखना है, यानी कि 2 के गुणक में लिखना है। तो 2 चौक 8 हो गया, यानी n की वैल्यू तो 4 हो गई, और फिर उसके बाद आपने क्या 2 चौक 8 पर 0.2 भी तो है प्लस 0.2, तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है 0.2, वो 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम ही आई। ऐसे यहाँ पे 2 चौक 8 माइनस 0.2, तो भी किससे कम आई, उससे आई, है ना। ऐसे यहाँ 2 पंजे 10, अब जैसे यहाँ पे किया आपने, ये अगर आप इसे यहाँ पे ऐसे लिख लें कि 2 चौक 8 कर लिया और प्लस 1.2 कर दिया, कि यहाँ पे जो f की वैल्यू आई है, जो ये 2n के साथ जो जुड़ के आई है, वो 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम रहेगी तो ठीक आएगा। खैर वैसे आप इसे अवॉइड कर देना, आपके में तो खैर पढ़ाने का कोई फायदा वैसे है नहीं इसमें। आना क्वेश्चन यही वाला है कि 2 मिरर पैरेलल हैं, समानांतर है, आमने सामने की दीवार पे हैं, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इमेज बनेंगी 3। ये 60 वाला पूछ लेता तो बनती है 5। अब आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु मुझे काली दिख रही है, तो काली ही क्यों दिख रही है, ब्लैक, तो आप बोलेंगे सर हमें कोई वस्तु ब्लैक इसलिए दिख रही है कि जब उसके ऊपर आके लाइट टकरा रही होगी तो वस्तु सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती होगी। अगर कोई वस्तु सारे के सारे कलर ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तो वस्तु से कोई प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचेगी तो वस्तु दिखेगी नहीं। और जब कुछ नहीं दिखता, आंखें बंद कर लो, जब कुछ नहीं दिखता, तो नहीं उस हिस्से को हम काला बोलने लगेंगे, ब्लैक। तो मान लो उस पूरे बोर्ड में से इतना हिस्सा जो है, इस पर टकराने वाली लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जा रही है, बाकी सारी चीजें दिख रही है, इतना हिस्सा नहीं दिख रहा, तो इतना हिस्सा में आपको अंधेरा दिखेगा, उसी अंधेरे को हम काला कह देते हैं। देखो फिजिक्स में सफेद और काला कोई रंग होता ही नहीं है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं है, तो व्हाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं है। ब्लैक तो कोई वस्तु कब दिख रही है, जब उसने कोई रंग हमारी आंख तक पहुंचा ही नहीं है, तो हमें ब्लैक दिख रही है। व्हाइट कब दिखेगी, अगर कोई वस्तु सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट कर दे, सारे के सारे परावर्तित कर दे, तो सारे रंग हमारी आंख में पहुंच जाएंगे, और सबका कॉम्बिनेशन कैसा होता है, व्हाइट। तो कोई वस्तु सफेद तब दिखती है अगर वो सारे के सारे रंग परावर्तित कर दे। काली के लिए सारे के सारे रंग एब्जॉर्ब कर ले, वस्तु केवल हरे को रिफ्लेक्ट करे, हरे को परावर्तित करे, हरा हमारी आंख में पहुंचेगा, हरी दिखने के लिए हरा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लाल के लिए लाल होना चाहिए। तो वस्तु अगर जिस रंग को परावर्तित करेगी वही रंग दिखेगा। अगर सारे परावर्तित कर दे, सारे रिफ्लेक्ट कर दे, तो व्हाइट दिखती है, सारे के सारे अवशोषित कर ले तो काली दिखती है। तो ये सारी बातें हम लिखेंगे, और इनके आधार पर एक बहुत बड़े जो क्वेश्चन पेपर में आता है, फिर हम उस पर आएंगे। देखो यहां लिखेंगे हम, लिखेंगे any object appears of same color, any object appears of same color which is reflected by it। कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिसे वह
परावर्तित करती है। Any object appears of same color which is reflected by it. For example, green color of an object is due to it reflects green color only. कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती है। कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती है। ग्रीन कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर ओनली। कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती है। लिख लो ना हिंदी वाले भाई, इतना ये लिखना पड़ेगा। ये एक लिखेंगे, ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स। कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स। कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। व्हाइट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। कोई वस्तु सफेद रंग की, सन का कलर व्हाइट लाइट आती है ना सन से। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। व्हाइट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। और काले के लिए सारे रंग को अवशोषित करेगी, हरे के लिए केवल हरे को ही परावर्तित करेगी। हाँ, कोई वस्तु सारे रंग रिफ्लेक्ट करे तो व्हाइट, कोई 2-3 रंग ही रिफ्लेक्ट करेगी तो उन 2-3 का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो दिखेगा। जैसे मान लो कोई वस्तु हरे और नीले 2 रंग को रिफ्लेक्ट करे तो वो दिखेगी ग्रीनिश ब्लू। तो ग्रीनिश ब्लू होता है सियान कलर, तो सियान कलर की दिखेगी वो। फिरोजी कलर होता है सियान कलर, फिरोजी कलर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा मान लो, है ना, कुछ ऐसा ग्रीनिश ब्लू। ये ले लो थोड़ा सा, हल्का सा ये ले लो, कुछ ऐसे इनका कुछ मिक्सर सा है ना, ग्रीनिश ब्लू कुछ वैसे दिखेगी। जैसे पीकॉक कलर होता है ना, मोर का पंख, मोर की गर्दन होती है ऐसे, कुछ वैसे। अब ये पेपर में कोई बकवास ये आपसे नहीं पूछ रहा, ये कोई नहीं पूछेगा कि वस्तु काली क्यों दिख रही है, सारे रंग अवशोषित कर लिए, सफेद क्यों दिख रही है, सारे के सारे रंग परावर्तित कर दिए, हरी क्यों दिख रही है क्योंकि हरे को ही रिफ्लेक्ट करती है, इस तरीके की नहीं पूछता। अब इसे आधार पर देखो क्वेश्चन पूछता क्या है उसे देखना। क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास में एक रूम है, कमरा है, और इस कमरे में मैं गुलाब लेकर आया, है ना। एक गुलाब है बेटा, ये हमारा गुलाब ऐसे होता है, ऐसे मान लो। और ये गुलाब जो है इस कमरे में मैं लेकर जब आया, इस कमरे में बेटा व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, सूर्य का प्रकाश है, और इस कमरे में गुलाब मुझे लाल रंग का दिखाई दे रहा है, रेड कलर का। तो जो गुलाब मुझे व्हाइट लाइट में, सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसी गुलाब को दूसरे कमरे में लेके जाऊं और जिस कमरे में केवल हरा प्रकाश है, ग्रीन लाइट, तो व्हाइट लाइट में लाल दिखने वाला गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देगा, ये बताओ। बताओ।
हम्म। ये भाई कहाँ चला गया यार, एक सेकंड रुकना। अरे इस वाले रूम वाला कहाँ है? कमेंट में नाटक हो रहा भाई, आज फिर उड़ गए दोबारा। देखो, अगर कोई गुलाब आपको व्हाइट लाइट में लाल रंग का दिख रहा है तो बेटा हरे प्रकाश में आपको दिखेगा ही नहीं, यानी कि सब ब्लैक बोलेंगे, काला। देखो कैसे भाई, व्हाइट लाइट का मतलब क्या है कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, विब ग्योर। ये आपकी आंख है। तो बेटा अगर ये गुलाब आपको लाल रंग का दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब इस गुलाब के ऊपर आके लाइट टकराई होगी तो इस गुलाब ने सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लिए होंगे। सारे के सारे कलर, सारे कर लिए होंगे एब्जॉर्ब, अवशोषित। लेकिन जैसे इस गुलाब के ऊपर लाल रंग टकराया होगा, इसने लाल को कर दिया होगा रिफ्लेक्ट, परावर्तित, तभी तो आपको लाल दिख रहा है, क्योंकि लाल को रिफ्लेक्ट करता होगा, लाल आपकी आंखें में घुस गया। यानी कि इस गुलाब की जो औकात है वो केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट करने की है। ये गुलाब लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाल रंग को परावर्तित कर रहा है, तो लाल हमारी आंख में घुस गया तो लाल दिख रहा है। लाल के अलावा किसी और को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बाकी सारे तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर बाकी भी रिफ्लेक्ट करता तो फिर वो भी हमारी आंख में घुसता, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखता हमें। अब यहाँ पे बेटा इस गुलाब को मैं लेके चला गया इस हरे प्रकाश में, हरे प्रकाश में। अब जैसे इसके ऊपर एक ग्रीन लाइट टकराई होगी, हरा प्रकाश टकराया होगा, तो यहाँ पे देखो इस गुलाब की जो औकात है वो तो केवल लाल को ही रिफ्लेक्ट करने की है। लाल के अलावा चाहे हरा हो, नीला हो, आसमानी हो, बैंगनी हो, पीला हो, ऑरेंज हो, तो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस हरे को तो लगातार ही एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, क्योंकि केवल लाल को ही परावर्तित कर सकता है, लाल के अलावा किसी और को नहीं कर सकता। तो जब लाल हरा गिरा, आपने हरा लगातार एब्जॉर्ब करेगा, आपकी आंख में कोई लाइट पहुंचे ही नहीं है। अगर आपकी आंख में कोई लाइट पहुंची नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं है, यानी कि आपको काला दिखेगा। तो और एक लाल रंग का बिल्कुल सुरख बढ़िया लाल गुलाब आप एक ऐसे कमरे में लेके जाए जहां पे केवल ग्रीन लाइट हो, हरा प्रकाश, बाहर से सन की लाइट ना आ रही हो, केवल ग्रीन लाइट हो, पूरा कमरा आपने बंद कर रखा है, पर्दे वर्दे लगा रखे हैं, और कोई ऐसा सोर्स बल्ब बल्ब लगाया जो केवल हरा प्रकाश फेंक रहा हो, उसमें गुलाब देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, हो काला दिखेगा, ब्लैक। क्योंकि उस गुलाब को लाल दिख ही इसलिए रहा था क्योंकि वो लाल को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। व्हाइट लाइट में उसके पास 7 रंग का ऑप्शन था, लेकिन इसने इन 7 में से केवल लाल को ही रिफ्लेक्ट किया, यानी इसकी औकात केवल लाल को रिफ्लेक्ट करने की, बाकी 6 को नहीं है। अब आप इसे लेंगे हरे में तो हरे को तो है ही नहीं। हाँ, अगर यही लाल रंग का गुलाब जो व्हाइट लाइट में आपको लाल दिख रहा है और इसे मैं दूसरे कमरे में लेके जाऊं और उसमें लाल ही प्रकाश हो, तो फिर तो भाई लाल दिखेगा। भाई व्हाइट लाइट में 7 रंग थे, इसकी औकात लाल रंग को रिफ्लेक्ट करने की, परावर्तित करने की, लाल आपकी आंख में पहुंचा देगा ये। लेकिन आप इसे दूसरे रूम में लेके गए, उसमें केवल है ही रेड कलर, और रेड की तो इसकी औकात है रिफ्लेक्ट करने की, तो लाल को कर देगा, लाल आपकी आंख में पहुंचेगा, लाल दिखेगा। यानी रंग बदलने पर ब्लैक बताना है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि लाल रंग का जो गुलाब है उसे नीले प्रकाश में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, हरे प्रकाश में काला। लेकिन नीला गुलाब नीले प्रकाश में नीला, हरा गुलाब हरे प्रकाश में हरा, लाल प्रकाश गुलाब लाल प्रकाश में लाल। रंग बदल देंगे कि हरे रंग की चीज नीले प्रकाश में कैसी, काली। ये ध्यान रखना, बदलने पर काला बताना है। लिखेंगे इसमें हम रेड रोज, रेड रोज रेड रोज will appear black in green light। लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा, लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। रेड रोज विल अपीयर ब्लैक इन ग्रीन लाइट। ठीक है, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट। अरे यार कमेंट नहीं आते ना, मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। एक सेकंड।
तुम भी आ नहीं रहे बीच में, मैं पूरे में घूम आया हूँ 3 बार। चक्कर मार दो भाई जब आपको पता दिक्कत हो रही है आज। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये हमारा हो गया समाप्त। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अभी हमने एक तो पढ़ा है प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, और एक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ा है, ये कि लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला, या लाल कांच की प्लेट नीले प्रकाश में काली, ये आपको ध्यान रखना है ना। एक बच्चा ये लिख रहा था, क्वेश्चन था बीपीएससी टीचर में, वो तो शायद ये था ना, सूर्य का रंग कौन सा, सन से तो व्हाइट लाइट निकलती है ना, व्हाइट, सुबह सुबह और शाम को लाल दिखता है, उसमें हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग में, वो प्रकाश की स्कैटरिंग की वजह से होता है। कलर थ्योरी अलग से बताएंगे, अभी ये रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है इसमें केवल ना, ठीक है। हाँ, कलर मिक्सर पढ़ाएंगे जिस चैप्टर के बिल्कुल एंड में हम पढ़ेंगे कलर थ्योरी, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएंगे वो, है ना, इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में आएंगे। अब यहां पे लिखेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है वो, तभी हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे रिफ्रैक्शन पे। देख रहे हो टेक्नोलॉजी का फायदा, तुरंत एकदम कितना बेहतरीन लिखा गया। और दिक्कत है कि टेक्नोलॉजी जो है ना केवल इंग्लिश में काम करती है, ये हिंदी में काम नहीं करती, हिंदी में तो हाथ से लिखना पड़ेगा ऐसे, रनिंग हैंड में, प्रकाश का अपवर्तन, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम का है। अरे हाँ, प्लेन मिरर के यूज रह गए, इस बच्चे ने याद दिला दिया। देखो लिखेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ये रह जाता अभी, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। समतल दर्पण के उपयोग, वैसे तो आपको ज्यादातर तो पता ही है, हमारे घर वाला समतल दर्पण है। ऐसे कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं भाई, काटने के बाद में ना फोन तब भी मिला देंगे। समतल दर्पण के उपयोग, ये रह जाता है यार, ये गलती से। जब समतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है, ये वही है जिसके सामने आप सुबह सुबह खड़े होते हो, ऐसे बाल वाल देखते हैं, ठीक है, ऐसे उन्हें बड़े बड़े बाल वाल सही लग रहे कि नहीं। सन में 7 कलर के बाद किसी इतना कलर कहां से आता है, वो डोमिनेंट 7 कलर होते हैं। अब ऐसा नहीं कि जैसे ना एक रेंज होती है वेवलेंथ की, जो सन की लाइट जो है ना उसके जो कलर निकल रहे हैं 4000 से लेकर 8000 तक, तो जैसे कि ऑरेंज का भी ना पूरा स्पेक्ट्रम होता है, एक रेंज होती है, पर हम उसे मोटा मोटी से एक जैसे से रंग को दिखने को हम ऑरेंज कह देते हैं, है ना। तो कुछ अलग सा दिखेगा तो सबने ग्रीन कह दिया, एक जैसे से जो दिखेंगे वो 7 हो गए। उन 7 के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर बन सकते हैं, कलर थ्योरी में देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ड्रेसिंग टेबल में जो लगा हुआ है आपके घर में, ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो घर में जो दीवार पे चिपका हुआ है ना मिरर, वो भी सब प्लेन मिरर है। होता है कई बार। मधीर का एक बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट आया है, इनका पढ़ लेते हैं। मेरा आज तक का पहला कमेंट है, सर जी आपकी कृपया से मेरी साइंस काफी बढ़िया हो गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बस आप रिवाइज करने का भी कोई तरीका बता दें, आपका बहुत बहुत आभार, लव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर वाले बड़े सुंदर हिंदी लिख रहे हैं भाई, कृपया, भारी भारी भरकम शब्द, धन्यवाद। रिवाइज करने का तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस सेट करते रहो, जैसे मैं जब यूट्यूब वगैरह पे क्लास लेता हूँ तो जब प्रैक्टिस कराई जाती है तो वो उससे करते रहा करो। कनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव कॉन्वेक्स लेंस अलग से बताएंगे, एक साथ इकट्ठे। उसकी वजह यह है कि कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जैसा आप पढ़ लोगे ना, तो कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस भी आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और लेंस काम करते हैं रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे, तो अपवर्तन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। चलो अभी मैं आपको उत्तल अवतल दर्पण तो पढ़ा सकता हूं, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है। दर्पण जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं, तो दर्पण अभी आप अवतल उत्तल पढ़ लोगे,
कनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लोगे पर लेंस नहीं पढ़ पाओगे ना। और लेंस का फायदा यह है कि अगर आपने अवतल उत्तल दर्पण पढ़ लिए तो समझो कि आपने लेंस भी पढ़ लिया, एक हल्का सा चेंज आता है तो लेंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको लेंस और मिरर बिल्कुल एक अलग ही चैप्टर के नाम से पढ़ाऊंगा। और इवन इसी जब ये आपका ये ऑप्टिक्स में ये लाइट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो फिर हम ये लेंस और मिरर एक साथ पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा एक इसका हम यूज करते हैं प्लेन मिरर का पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप हिंदी में भी पेरिस्कोप ही कहेंगे, पेरिस्कोप। एक लिखेंगे कैलेडोस्कोप, कैलेडोस्कोप या हिंदी में कैलेडोस्कोप भी लिखता है वो पेपर में, और बहुरूप दर्शक भी लिखता है, बहुरूप दर्शक। ठीक, यह समझना ध्यान से। भाई जो घर में ड्रेसिंग टेबल में लगा है तो सबको पता ही है ना। अब आया हमारे पास पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप, इनकी बात कर रहे हैं। पहले कैलेडोस्कोप ही कर लेते हैं, फिर पेरिस्कोप पे आएंगे। कैलेडोस्कोप हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी हो, ठीक है। देखो इसमें कैलेडोस्कोप चाहो तो आप अपने घर में बना लेना आज जाके। इसमें आपने करना क्या है, कैलेडोस्कोप में जितना बड़ा मेरे पास बेटा मोबाइल है ना, इतने बड़े बड़े आप 3 प्लेन मिरर लेना। जितना बड़ा मेरे पास में मोबाइल है, एक इतना बड़ा प्लेन मिरर, एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा, है ना। 3 प्लेन मिरर लेना, ऐसे ऐसे करके तीनों को लगा देना और इन तीनों को एक टेप से चिपका लेना। जैसे बचपन में किताब कॉपी से झोपड़ी बनाते थे ना, कि 2 किताबें ऐसे ली, 2 कॉपी ऐसे ली और एक नीचे। तो आपको 3 समतल दर्पण लेने हैं, 2 मिरर ऐसे और एक मिरर ऐसा, और इन पर टेप चिपका देना। जब इनके ऊपर टेप चिपका दोगे ना तो कुछ स्पेस इधर से बचेगा खाली और कुछ इधर से बचेगा। तो आप क्या करना, इधर एक गत्ता लगाकर उसमें छेद कर लेना ताकि लाइट अंदर घुस सके, और इधर वाले छेद से रंग बिरंगे पत्थर, चूड़ियां रंग बिरंगी तोड़कर उसमें डाल लेना और उसे बंद कर देना और एक छेद कर लेना। तो इधर वाले छेद से बेटा लाइट अंदर घुसेगी, इन रंग बिरंगे पत्थरों पर टकराएगी, मिरर पर टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर एक लाइट जब आपकी आंख में पहुंचेगी ना, आपको बड़ा कलरफुल सा पैटर्न दिखाई देगा। तो जो कैलेडोस्कोप होता है ये समझो कि एक तरीके से बच्चों का एक टाइप का खिलौना सा है जिसमें आप कलरफुल पैटर्न देख सकते हैं। 3 प्लेन मिरर, उनके अंदर हम रंग बिरंगे पत्थर चूड़ियां वूड़ियां भरकर फिर उन्हें दोनों तरफ से बंद कर लेते हैं। एक छेद से लाइट अंदर घुसती है, वो रंग बिरंगे पत्थरों पर मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में पहुंचती है, दूसरे वाले तरफ से जो छेद होता है उससे, तो आप बहुत कलरफुल पैटर्न उसके अंदर देख पाते हैं। इसे हम कहते हैं कैलेडोस्कोप। ठीक, तो ये पेपर में आ जाता है कि कैलेडोस्कोप जो है वो उसके अंदर किस मिरर का यूज करते हैं। हाँ, एलपी वालों के लिए बिल्कुल बढ़िया है, हुसैन निवास कर पढ़ते रहो। देखो पेरिस्कोप क्या है, ये जैसे जनरली जैसे ये बेटा मान लो कि समुद्र है, समुद्र के अंदर पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी वगैरह में लगा होता है ताकि हम समुद्र के बाहर का भी देख सकें। देखो पनडुब्बी मान लो कि समुद्र के अंदर चल रही है, ये सबमरीन है, ठीक है, ये पानी के अंदर चल रही है। अब यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, इसे समुद्र की सतह पे क्या गतिविधि चल रही है, कोई दुश्मन का जहाज वहाज घूम तो नहीं रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे ये सब देखना है। तो करेगा क्या, वो यहां से एक बटन दबाएगा तो एक पेरिस्कोप निकलेगा। तो पेरिस्कोप देखो ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इस पेरिस्कोप का एक पार्ट जो है, इस पेरिस्कोप का एक पार्ट जो है, थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं अदर कलर से। मजा नहीं आ रहा। बेटा जो पेरिस्कोप होता है ना, इसका एक पार्ट तो रहता है पनडुब्बी के अंदर ही, और एक पार्ट जो है होता है उसे हम यहां से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें 2 प्लेन मिरर लगे होते हैं, 2 समतल दर्पण, और ये दोनों मिरर जो होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल समानांतर लगे हुए हैं। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं। हालांकि अगर आप इसे जमीन से देखेंगे, जमीन से 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं, पर आपस में है पैरेलल। मैं इसे अलग से यहां बना देता हूं। ये 2 मिरर जो हैं ये आपस में तो बिल्कुल पैरेलल खड़े हुए हैं, समानांतर खड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं जमीन से देखूं तो जमीन से कितने एंगल पे है, 45 डिग्री।
तो आपस में पैरेलल, और सतह से कितने एंगल पे होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे। अब मान लो कि बेटा देखो कोई चीज हमें कब दिखती है, अगर किसी चीज पर टकराने वाला प्रकाश अगर हमारी आंख तक पहुंच जाए तो हमें वो चीज दिखेगी। अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश टकराया इस जहाज के ऊपर, टकराने के बाद में लाइट जो इसके ऊपर टकराई इस वाले मिरर पर टकराई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस वाले मिरर पर रिफ्लेक्ट हुई और यहां से आपकी आंख में पहुंच गई। तो इस पूरे जहाज को आप देख पाएंगे, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, इसके ऊपर वाला टकराने वाला प्रकाश इस वाले मिरर पर टकराया, टकराने के बाद इस वाले मिरर पे, फिर आपकी आंख तक पहुंच गया। तो इसमें पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर लगे होते हैं। आपस में अगर पूछेगा कि दोनों समतल दर्पण आपस में कैसे हैं, तो एक दूसरे के पैरेलल समानांतर है, लेकिन जमीन से कितने एंगल पे होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर। तो जनरली हम इसका किसी ऑब्स्टेकल, किसी अवरोध के दूसरी तरफ देखने में भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि बहुत ऊंची दीवार है ये, मान लो बहुत ऊंची दीवार है ये, और कुछ ऐसे करके दीवार है और आप यहाँ पे खड़े हैं, ये दीवार है, ठीक। और मान लो कि यहाँ पर कोई ऐसे आतंकवादी वगैरह कोई है तो नहीं, और ये दीवार है बहुत ऊंची, और आपको इधर का देखना है, तो पेरिस्कोप का आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये मान लो यहाँ पे आपकी आंख है, तो इसमें क्या होगा, फिर से वही दो चीजें से, मान लो कि इस तरफ का देखना है आपको, इस तरफ का ना, ये दो मिरर लगा देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अब ये नहीं कि बिल्कुल ये वाला तो नहीं दिखेगा, खैर वैसे इसमें जो भी इसके सामने, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इधर कोई है, कोई बंदा, उसके ऊपर जो लाइट टकराई वो इस वाले मिरर पर टकराएगी, फिर इस वाले मिरर पर टकराएगी, फिर इसकी आंख में पहुंच जाएगी, तो उसे देख पाएगा वो। यानी कुल मिला के इसमें जनरली होता क्या है, जैसे मान लो ये केवल इतनी यहाँ तक की दीवार है ये, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे झांक के ना देखूं, ऐसे करके ना देखूं, तो मैं ऐसे पेरिस्कोप को हल्का सा उठाऊंगा, वो पेरिस्कोप को मैं बाहर निकाल लूंगा, ठीक है, और मैं मेरी आंख यहाँ पर रहेगी और पेरिस्कोप का एक हिस्सा यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल दीवार के बिल्कुल साथ में यहाँ पे चिपका दूंगा। तो वहां पे अगर कोई ऐसे चलते हुए आ रहा है, ठीक दीवार के बराबर से हाइट का ही है, तो वहां से हम उसे देख पाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं हम इससे। तो पेरिस्कोप जनरली आपको पनडुब्बी, सबमरीन वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है कि आप सबमरीन जो है वो पानी के अंदर ही है, और अंदर से ही आप क्या कर सके, समुद्र के बाहर का देख सकें। तो इसमें पेपर में एक बार सीडीएस में क्वेश्चन आ गया था कि पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर आपस में कैसे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे 45 डिग्री लगा के आ गए थे, आपस में उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, वो आपस में तो पैरेलल हैं, और वो सतह से पूछता है कि सतह से कितने एंगल पे होते हैं, तो आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। इस बात का ध्यान रखना। एक बार पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ये पेरिस्कोप या कैलिडोस्कोप ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं। देखो हर वो जगह, हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें मिरर लगा है, जिसमें दर्पण लगा है, तो मिरर का काम ही होता है लाइट का रिफ्लेक्ट करने का। तो ये काम किस पे करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये प्रकाश के परावर्तन पे काम करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम पर, प्रकाश के परावर्तन के नियम पर, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप इस पे दोबारा समझेंगे। पेरिस्कोप जनरली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सबमरीन वगैरह में। इसका एक हिस्सा अंदर होता है पनडुब्बी के, एक हिस्सा बाहर निकालते हैं, तो बाहर की गतिविधि देखने काम आता है। दो मिरर हैं आपस में समानांतर पैरेलल और सतह से 45 डिग्री के कोण पर। कैलिडोस्कोप क्या होता है, इसमें 3 प्लेन मिरर होते हैं। इसमें ये बच्चों के खेलने का एक यंत्र है जिसके अंदर रंग बिरंगे पत्थर भरकर उससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी आंख तक पहुंचती है तो कलरफुल पैटर्न दिखता है, उसे हम बहुरूप दर्शक कहते हैं। जहां पर भी दर्पण है वो परावर्तन के नियमों पर कार्य करेंगे, इसे ध्यान रखना है। तो फिर से समस्या क्या हो गई, फिर से उड़ गए। आप तो भाई कमेंट चल के नहीं दे रहे। क्या करें यार, चलो अब रिफ्रैक्शन लिख लो। तो मैं मान के पढ़ा रहा हूं कि भाई आपको रिफ्रैक्शन वाला मैंने एक पेज बनाया था ना, हाँ, ये बनाया, इसे उड़ाते हैं अभी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ये इंपोर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ऐसा कुछ ऐसा खास है नहीं, उसमें भी थोड़ा सा हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हो गए उसमें कि भाई प्लेन मिरर है
तो जितना उसके आगे खड़े होंगे इमेज उतना पीछे बनेगी। आपकी हाइट 5 फीट तो इमेज की हाइट भी 5 फीट। इमेज पूरी देखनी है तो मिरर आधी लंबाई का होना चाहिए। मिरर की तरफ को आप 20 स्पीड से भागेंगे, इमेज की स्पीड मिरर के लिए v होगी, हमारे लिए 2v होगी। मिरर 12 डिग्री के एंगल पे घुमाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे 24 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगी। मिरर पैरेलल है, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट बन जाएगी। प्लेन मिरर है, मैग्निफिकेशन +1 होगी, पावर 0 होगी। तो यानी कि हमने रिफ्लेक्शन में जो है उसका यूज करके हम प्लेन मिरर को ही एक्चुअल में डिटेल में पढ़ रहे थे। थोड़ा बहुत हमने क्या पढ़ा कि लाइट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगी उस कलर, वस्तु जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगी उस रंग की दिखेगी। कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, सारे ऑब्जर्व करेगी तो काली, सारे रिफ्लेक्ट कर देगी तो व्हाइट, और लाल रंग की चीज हरे प्रकाश में रखेंगे तो काली दिखेगी। ये थोड़ा सा हमने रिफ्लेक्शन का पढ़ा, पर ना ज्यादातर हमने उसमें बात की किसकी, प्लेन मिरर की, क्योंकि मिरर जो है रिफ्लेक्शन के नियमों पर काम करते हैं। रिफ्लेक्शन का नियम है कि लाइट जिस एंगल पर आएगी उस एंगल पर जाएगी, आई आर की वैल्यू सेम होगी, और तीनों रे एक ही प्लेन एक ही तल में होते हैं। ये मैंने आपका 1.5 मिनट में पूरा रिफ्लेक्शन करा दिया रिवाइज। अगर आपको हर क्वेश्चन मेरे बोलते बोलते समझ में आ रहा है, यानी कि आपका एकदम सही से तैयार कर लिया आपने। ये रिफ्लेक्शन जो है इसमें चीजें आएंगी ज्यादा डिटेल में। अब देखो भाई बहुत ही सिंपल सा अगर स्टार्ट करता हूं रिफ्रैक्शन का, बाकी डिटेल में कल करेंगे, तो उसकी डेफिनेशन लिख समझते हैं आज की हम। जैसे जब भी हम रिफ्लेक्शन परावर्तन पढ़ रहे हैं अभी तक, तो रिफ्लेक्शन में हो क्या रहा है कि लाइट जाती है और टकरा के वापस आ जाती है। तो जिधर से लाइट चली अगर लाइट उसी तरफ वापस आ जाए तो हमारा रिफ्लेक्शन है, वो परावर्तन है। लेकिन बेटा अगर लाइट जा रही हो और लाइट के सामने कोई ऐसा मीडियम आ जाए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी, तो लाइट उस पर टकराकर वापस नहीं आती, रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि उसके अंदर से ही गुजर जाती है। थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट भी होगी, वो बात अलग है। लेकिन जैसे मान लो लाइट जा रही है हवा में, लाइट के सामने पानी आ गया, पानी ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट पानी के अंदर घुस जाएगी, हल्की फुल्की रिफ्लेक्ट भी करेगी, पर ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर चला जाएगा। लाइट पानी में जा रही थी, सामने आ गया कांच, कांच के अंदर घुस जाएगी, ट्रांसपेरेंट है। डायमंड आ गया, डायमंड ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर घुस जाएगी। तो लाइट क्या करती है, जब लाइट चल रही होती है और लाइट को अगर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी मीडियम मिल जाए तो लाइट उसके अंदर ट्रांसमिट कर सकती है, चल सकती है। तो लाइट जो एक से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट जो माध्यम बदलती है, जो मीडियम चेंज करती है, लाइट के मीडियम चेंज करने को हम कहते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। यानी लाइट जब सरफेस पर टक्कर मार के जो लाइट का हिस्सा वापस आएगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, और जो दूसरे मीडियम में चली जाती है लाइट उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड, अपवर्तित प्रकाश। तो परावर्तित प्रकाश जो टकरा के वापस आता है, और अपवर्तित प्रकाश जो दूसरे माध्यम में घुस जाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना, इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। जब वो लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, वो करेगी क्या क्या, वो सारी बातें हम क्लास में समझ नहीं होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम when light enters from one medium to another, when light enters from one medium to another, comma, this event is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। एक से दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कहलाएगी। चलो बाकी भाई आज कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो कल की क्लास में देखेंगे इसे हम, है ना। ठीक है, थैंक यू।